हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में बीपीएससी 66 की तैयारियों के क्रम में हम लोग लेके आए हैं इस बार करंट अफेयर को। करंट अफेयर में ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा पहले ये समझ लो 2 मिनट में। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो डेटा हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो स्कीम्स का नाम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो सारे स्कीम्स बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गए हैं। और आप जानते हो कि गवर्नमेंट डेटा यही है। गवर्नमेंट अपना सर्वेक्षण रिपोर्ट हर साल जारी करती है और उस सर्वेक्षण रिपोर्ट से हर साल क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पीटी में दिखते हैं। तो सर्वेक्षण रिपोर्ट के डेटा को कंसाइल करके हम लोग वहां से कौन कौन सी नई स्कीम्स और कौन कौन से ऐसे नए स्कीम्स ये योजनाओं को लाया गया है बिहार में, जिससे क्वेश्चन आने की काफी संभावना रहेगी, उसको भी हम यहां पर देखेंगे। और ये जो स्कीम्स को हम लोग देखेंगे वो देखेंगे उसके चैप्टर वाइज, मतलब उसके विषयवार देखेंगे। यही नहीं कि पूरे स्कीम्स को एक साथ देख लेना है हमें, हम उसे चैप्टर वाइज देखने की कोशिश करेंगे ताकि उन स्कीम्स के पीछे के मोटो को हम समझ सके और जिससे हमें वो स्कीम समझ में भी आए और उस स्कीम से अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलते हैं तो वो हमसे बन भी जाए। तो पहला जो हम लोगों ने लिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार के पीटी के लिए, वो है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में जलवायु और पर्यावरण के सब्जेक्ट को पहली बार ऐड किया गया है। इसके पहले पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं हुआ करता था, तो जिस कारण से ये इस बार काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट योजना है हमारा, या कह लो वो है आपका जल जीवन हरियाली अभियान। जल जीवन हरियाली अभियान माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया 2019 में। स्टार्ट करने के पीछे का रीजन पहले समझो कि जलवायु परिवर्तन और उसके जो दुष्परिणाम हो रहे थे उसे मिनिमाइज करने के लिए बिहार सरकार ने इस अभियान को प्रारंभ किया। जैसा कि आप जानते हो कि विगत 30 वर्षों में जो वर्षापात की रिपोर्ट, जो वर्षा होती है सालाना, उसके रिपोर्ट को जब चेक किया गया तो देखा गया कि जो वर्षा का रिपोर्ट 1200 से 1500 मिलीमीटर हुआ करता था बिहार में, ये वर्षापात का रिपोर्ट घटकर जो है वो आपका आ गया 900 मिलीमीटर पर। ध्यान से समझना, यही से कहानी अब की इस अभियान का स्टार्ट होने का रीजन शुरू होता है कि आपका जो वर्षापात का रिपोर्ट था वो 900 से 1000 पहुंच गया, जबकि ये 1500 मिलीमीटर तक हुआ करता था। तो ये प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, अनियमित वर्षा। अनियमित वर्षा मतलब क्या हुआ? अगर डेटा को ही देखो, आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा को देखो तो उसमें मिलेगा आपको कि किशनगंज में मात्र 4 दिनों में 1000 मिलीमीटर का वर्षापात हुआ, जो दर्शाता है कि आपका वर्षा जो है वो अब रेगुलर नहीं हो रहा है, वो अनियमित है। वो किसी एक स्थल पर बहुत वर्षा हो रही है, कोई एक स्थल एकदम सूखा रह जा रहा है। जो एग्जाम्पल में आपको हम दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। किशनगंज में 4 दिनों में ही केवल 1000 mm से ऊपर का वर्षा हुआ। तो ये जो अनियमित वर्षा थी या बिजली गिरने के कारण जो मौतें हो रही थी या बिजली गिरने का जो दर है वो बढ़ गया। दूसरा, लू का जो रेट था, आपका लू का जो सामना हुआ वो बढ़ गया, जिस कारण से अनियमित पर्यावरण का जो दुष्परिणाम दिखना शुरू हुआ। इससे को दूर करने के लिए या इसको मिनिमाइज करने के लिए बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान स्टार्ट किया गया। तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को क्वेश्चन ध्यान में रख के सोचो तो आपको यहां पर क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है, जल जीवन हरियाली अभियान क्यों प्रारंभ किया गया या ये किस कारण से स्टार्ट किया गया। तो ये कारण आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि वो कारण होगा जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्परिणाम को रोकने के लिए। इसके लिए बहुत सारे काम किए गए। जैसे हम विषयवार जब देखेंगे, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में देखेंगे, चाहे हम सिंचाई के क्षेत्र में देखेंगे, तो हर क्षेत्र में जल जीवन हरियाली से रिलेटेड कुछ योजनाओं को शुरू किया गया। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए 19 जनवरी 2020 में बिहार सरकार द्वारा मानव श्रृंखला लगाया गया। और यह मानव श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखलाओं में से एक थी, जिसमें आपको 2-3 डेटा याद रखना है। जैसे कि 18,034 किलोमीटर लंबी ये मानव श्रृंखला थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेटा, जो आपको एग्जामिनेशन, ये डेटा कहीं और से नहीं लिया गया, ये बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है। सो यही डेटा आपको एग्जामिनेशन में देना होगा। 18,034 किलोमीटर की दूरी लंबा था। और दूसरा जो डेटा है वो है इससे रिलेटेड कि 5.17 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया।
तो आपको मानव श्रृंखला से रिलेटेड 3 न्यूज याद रखना है। एक 19 जनवरी को हुआ था, दूसरा 18,034 किलोमीटर लंबा था और तीसरा इसमें 5.17 करोड़ लोगों ने भाग लिया। साथ ही इसमें एक जो शपथ दिलाया गया वो था कि एक सदस्य, परिवार का एक सदस्य 2 पेड़ लगाए, हर एक प्रति परिवार के सदस्य 2 पेड़ को लगाए। तो ये कुछ नारा इसमें दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट एक अभियान है जो इस बार के पीटी को देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर हम बात करें पर्यावरण जलवायु परिवर्तन में, तो और योजनाएं क्या क्या थी इसमें। एक योजना शुरू की गई कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना, जिसमें मुख्यतः सागवान, महोगनी, गम्हार, खैर के पौधों को मुफ्त में लोगों को दिया गया और कहा गया कि आप उस पौधे को लगाइए और लगाने के साथ साथ उसमें कुछ कुछ आपको प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा। जैसे कि था कि प्रथम 2 वर्षों के लिए प्रति पौधा 10 रुपया आपको प्रोत्साहन राशि नगद दी जाएगी। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्या क्या रहेगा, 2 वर्षों के लिए 10 रुपया प्रति पौधा आपको नगद प्रोत्साहन दिया जाएगा और तीसरे वर्ष के लिए ये 15 रुपया प्रति पौधा आपको नगद दिया जाएगा। तो ये लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, उसके लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपके लिए कि कौन कौन से पेड़ मुफ्त में दिए गए, वो थे सागवान, महोगनी, गम्हार और शीशम, खैर। पौधे मुफ्त में भी दिए गए और साथ ही उसे पोषित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दिया गया। उसी प्रकार की योजना थी कृषि वानिकी पॉपुलर योजना। ये योजना जो थी वो थी रोटेशन को बढ़ाने के लिए कि आप एक फसल के बाद अगले फसल को लगाएं, जिससे कि जो जमीन है उसमें रोटेशन होता रहे और उसकी उर्वरा क्षमता बनी रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री निजी पौधशाला पॉपुलर योजना आई कि मुख्यमंत्री निजी पौधशाला में था कि आप अपना एक निजी पौधशाला बनाओ, इसके लिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कुछ योजनाएं थी जो पर्यावरण से थी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो हम देखेंगे ई गवर्नेंस से। ई गवर्नेंस को लेके जो योजनाएं लाई गई, जिसमें ई शासन के विषय में कहा जाएगा कि ई शासन क्यों लागू किया गया। तो ध्यान समझ लो इसके अंदर के मोटो को। पहले ई शासन के बारे में कहा जाता है, ई शासन मतलब क्या हुआ, कंप्यूटराइज जो हम लोग कर रहे हैं, जो ऑनलाइन हम लोग काम कर रहे हैं, या कहो कि सरकारी कार्यों को हम लोग सिस्टम से, कंप्यूटर से जोड़ दे रहे हैं अब, जिससे कि हमारा पेपर वर्क कम से कम हो, हम पेपर की भी बचत करें और हमारे काम में पारदर्शिता आए। कहा जाता है ई शासन सरकार और नागरिकों के बीच सघन संवाद को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा मौका देता है। तो इसमें जो सबसे पहला हम देखेंगे वो देखेंगे CFMS आया था हमारा। CFMS जो था ये कोषागार, जो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो डील होती है ट्रेजरी से। तो ट्रेजरी, सभी ट्रेजरियों को, बिहार के सभी कोषागारों को नेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया और उसे लिंक कर दिया गया, जिससे कि राजस्व, कितना राजस्व को प्राप्त हुआ और कितना व्यय हुआ, इस पर आप नजर रखते हैं। CFMS योजना शुरू की गई थी 2008 से, जो राजस्व और व्यय पर नजर रखने के लिए यूज की जाती है। इसके पहले जो हुआ करता था वो हुआ करता था CTMIS। CTMIS के द्वारा, यानी इसके पहले जो था वो था CTMIS, जिसके द्वारा ट्रेजरियों को कनेक्ट किया गया था। अब उसके जगह ले लिया गया है CFMS को। उसके बाद नेक्स्ट आया जेम। जेम क्या होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ध्यान समझना, ये लागू किया गया 2008 से। सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, कुशलता और गति को बढ़ाना, ये इसका लक्ष्य था। इसके लक्ष्य के अलावा ये क्या था कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी खरीद के लिए ये एक सिंगल विंडो का काम करता है। तो जेम किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये दिमाग में बैठा के रखना। ये एक तरीके से सिंगल विंडो है जो गुड्स एंड सर्विसेज को, ऑनलाइन खरीद को प्रोत्साहित करता है। तीसरा जो है वो है आपका ई लाभार्थी पोर्टल। ई लाभार्थी पोर्टल क्या है, जो सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत बिहार सरकार या केंद्र सरकार अपने योजनाओं यानी पेंशन का लाभ देती है, उसको लाया गया ऑनलाइन डाटा पर, और वो कहलाया सामाजिक पेंशन, जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन, जिसमें आपको मिलेंगे इंदिरा गांधी विडो पेंशन, फिर मिलेंगे इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, फिर आपको मिलेगा इसमें इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन, फिर मिलेगा बिहार डिसेबिलिटी स्टेट पेंशन।
इस तरीके से 6 या 7 तरीके के ये पेंशन्स थे जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत अपने नागरिकों को देती थी। और इस सारे डेटा को कन्वर्ट किया गया ई पोर्टल पर, ताकि जो इसमें पैसा को दिया जाता है, जो पेंशन की राशि दी जाती है, वो कन्वर्ट हो गई नगद को छोड़ के, वो आ गई अब डीबीटी पर। ये ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होना शुरू हो गया, जिस कारण से आपकी पारदर्शिता काफी बढ़ गई और गलत लोगों को पहचानना इसमें आसान हो गया, क्योंकि ये आधार से भी लिंक हो गया, जिस कारण से इससे आप एक व्यक्ति एक जगह पे ही लाभ लेगा, उससे अधिक वो लाभ नहीं ले पाएगा। दूसरा इसमें ऐड जो किया गया वो किया गया मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, जो लास्ट 2019 में बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया। कि जिस प्रकार जितने यहाँ पेंशन्स थे उसमें एक कैटेगरी था कि आपको बीपीएल में नाम होना चाहिए, या जो भी कंडीशंस था उन कंडीशन को बार करते हुए बिहार सरकार ने कहा कि अगर आप वृद्धजन है, मतलब क्या हुआ, अगर आपका उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर है तो आपको पेंशन मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना आते हो। तो उसको नाम दिया गया मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन। अगर डेटा की बात करोगे, सामाजिक पेंशन में लगभग 68 लाख लोगों को लाभ दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री वृद्धजन में 25 लाख लोगों को लाभ दिया जा रहा है। ये डेटा जो है वो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से ही लिया गया है। दूसरा आया आपका बिहार इजी स्कूल टंकिंग बेस्ट। ये एक एंड्रॉइड ऐप है, ध्यान देना। बेस्ट क्या है? एक एंड्रॉइड ऐप है जो बिहार के अंदर जितने भी स्कूल चल रहे हैं उनको लिंक किया गया है, और उस लिंक करने के बाद उस स्कूल में जो भी गतिविधियां हो रही है उसको उस पोर्टल पर, उस ऐप पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन भी काम करता है और ऑफलाइन भी काम करता है। अगर आप ऑफलाइन डेटा को एंट्री करते हो तो जब भी आप नेटवर्क के कवरेज में आओगे वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये क्या है? एक एंड्रॉइड ऐप है जो विद्यालय की गतिविधियों को अनुसरण करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आया संजीवनी, ये आपका हेल्थ सेक्टर में है। ओपीडी जो होता है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लो, रेफरल स्वास्थ्य केंद्र लो, या अनुमंडल अस्पताल लो, या जिला अस्पताल लो, जो भी अस्पताल है उस अस्पताल को इस ऐप के द्वारा लिंक किया गया है, संजीवनी ऐप के द्वारा। इसमें ऑनलाइन ओपीडी निबंधन और औषधि का जो वितरण होता है वो आपको दर्शाना पड़ेगा, जिससे क्या हुआ कि किस अस्पताल में कितना लोग आज ओपीडी में गया, कितना लोग चेकअप कराने के लिए गया, कितना लोगों को दवाई दिया गया, वो सारा डेटा आपको यहां पर दिखेगा, जो बिहार सरकार के ई गवर्नेंस के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, ये 2015 से ही लागू था। इंपॉर्टेंट ये रहेगा इसमें इस बार के लिए कि बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली ये लागू किया है 26 जून 2019 से, जो आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। क्यों ये क्या किया कि बिहार लोक शिकायत निवारण जो था वो किसी भी नागरिकों के लिए था जिन्हें सरकारी किसी प्रकार की कोई सेवा में अगर कोई कमी होती है या उसके सेवा में उसे प्रदान नहीं की जाती तो वो अपना शिकायत यहां जाकर कर सकते थे, जिसमें 60 दिनों के अंदर उसका निपटारा किया जाना है। उसी प्रकार बिहार सरकारी सेवकों के लिए भी एक प्रणाली बनाई गई, जिसमें क्या हुआ कि जो सरकारी सेवक है उनसे रिलेटेड जो चीजें होंगी, मतलब क्या हुआ कि उसके कार्यरत या सेवानिवृत्त हो जाने के बाद जो उनको कोई सेवा या सेवानिवृत्ति के लाभों से अगर वो वंचित रह जाते हैं तो उन प्रकार की शिकायतों के लिए वो इस का प्रयोग करते हैं, जो 26 जून 2019 से लागू किया गया है। उसी प्रकार है आपका ई जननी पोर्टल, जो मुख्यमंत्री जननी बाल सुरक्षा योजना जो चल रही थी आपकी जननी बाल सुरक्षा योजना, उसके अंतर्गत उसको भी पोर्टल पे लाया गया, जिसका नाम दिया गया ई जननी पोर्टल। उस पर उसके लाभार्थियों को एंट्री करना पड़ता है और उनको जो लाभ दिया जा रहा है वो आपको यहां पर दर्शाना पड़ेगा। वैसे ही बीएसईबी बिहार स्कूल जो एग्जामिनेशन बोर्ड है उन्होंने क्या किया कि अपना जितना भी सब प्रमाण पत्र था उसको डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये सारे आपके करंट अफेयर में, ये विषयवार ही हम लोग चलेंगे। जैसे हमने पर्यावरण देखा, ई गवर्नेंस देखा, अब हम लोग देखेंगे ऊर्जा को देखेंगे, उसके बाद मानव विकास को देखेंगे। तो होप आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे इस चैनल हमारी अपनी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दो। चाहे अगर क्लास अच्छा और उपयोगी लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दो। थैंक यू।